हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 6 फरवरी 2025 हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करेंगे। गाइज इस वीडियो में हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। और इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो दे चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? लगातार हम आपको एनालिसिस अपडेट करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इसलिए बेल आइकन को भी ऑल पर हिट करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन से। सबसे पहले हम इन्हीं को कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है आज का सेकंड शिफ्ट का, है ना, 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट का। पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है ये कौन सा है? दो तरीके से हमें बताया है अलग अलग लोगों ने। एक ने बताया भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है, दूसरे ने बताया पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। क्वेश्चंस एक ही है आपका, बस आपका यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर में है, आंसर क्वेश्चन में, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो भांगड़ा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा हो जाएगा। और भांगड़ा अगर पूछा है कि नृत्य किस राज्य का है तो पंजाब हो जाएगा। भांगड़ा जो है पंजाब के माझा क्षेत्र का सियाल जो कोट है इसमें होने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पारंपरिक नृत्य है। ये जो नृत्य है मुख्य रूप से फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा हुआ है और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य और पुरुष और महिलाओं के बीच सामूहिक नृत्य को भांगड़ा बेसिकली कहते हैं। डीजे रेखा अमेरिका में भांगड़ा को लोकप्रिय बनाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिलाओं में से एक थी। इनका नाम है डीजे रेखा, है ना। अमेरिका में भांगड़ा को लोकप्रिय बनाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिलाओं में से एक थी ये। तो इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर अपन देखेगा इस यहाँ पर क्लियर है, तो देखिए गरबा एक प्रकार का जो है भारतीय नृत्य है। गरबा कहाँ का है ये भी आपको बताइए, गुजरात का है। आमतौर पर गुजरात राज्य के त्योहारों में और विशेष अन्य जो विशेष अवसर है इस पर यह किया जाता है। गुजरात राज्य के जो त्यौहार और अन्य विशेष अवसर है इस पर यह गरबा होता है गुजरात में। केरल अपने दो शास्त्रीय नृत्यों जो कि हम आपको डेली बेसिस पर बताते हैं, एक तो कथकली है, दूसरा मोहिनीअट्टम है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका आगे। असम के लोक जो नृत्य अगर इनमें बात करें तो बिहू हो जाएगा, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बागुरुम्बा है, भोर ताल, सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, नागर नृत्य और ओजापाली ये यहाँ के लोक नृत्य है। कुछ ये सत्रिया को छोड़कर बाकी लोक नृत्य है, सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्यों में ओडिसी आता है। इसके अलावा छऊ आता है, गोटी पुआ, दंड जात्रा, संबलपुरी, दलखाई, चेती घोड़ा और मेघा नाचा, ये सभी जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्यों में शामिल है। इन्हीं में से एक आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जहां से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इसी टेस्ट सीरीज में से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। और अगर आप इससे प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो स्कोर है इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है टीसीएस का, उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी टेस्ट सीरीज है। आप डेमो में चेकआउट खूब आप खुद चेक कर सकते हैं, है ना। सिर्फ 79 की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, स्पेशली आप सभी के लोग के लिए। तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जरूर से एक बार चेकआउट करेगा। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं दुनिया भर की, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको परचेस करने के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधिकारियों के अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। इसके अलावा बात करें राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की, तो सरकार की नियुक्तियां, है ना, नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इससे प्राप्त की जा सकती है। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना से 5 ईयर प्लान से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। हर शिफ्ट में लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये था, एक ने बताया है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित विकास लक्ष्य था ये क्या था? तो यह था 4.5%, है ना। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है इसमें इस योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। क्लियर है? और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था आपसे महालनोबिस मॉडल वाला। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर
विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था, अगर उद्देश्य में आपसे ये पूछा गया हो तो, है ना। बाकी ये परसेंटेज वाला 4.5% लक्ष्य दर रखा गया था इसका वृद्धि का। किसने हासिल की थी ये भी हम आगे बताएंगे। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल मिलाकर 48 अरब रुपए आवंटित किए गए थे और निम्नलिखित क्षेत्रों ने यह जो राशि है प्राप्त की, जैसे कि संचार और परिवहन, विविध सेवाएं, है ना, विविध सामाजिक सेवाएं, बिजली और सिंचाई और अन्य। 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में वास्तविक वृद्धि दर 4.27 है ना, 4.27% इसने हासिल की थी। 4.5% की लक्ष्य इसका रखा गया था, इससे थोड़ी सी कम इसने वृद्धि दर हासिल की थी। अगला है मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार कौन सा है। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि चेईरा ओबा, चेईरा ओबा किस राज्य का त्योहार है, तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। चेईरा ओबा मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है, या मणिपुर का प्रमुख जो त्योहार है चेईरा ओबा है, जिसे साजिबू नोगमा पनबा भी कहा जाता है। ये जो त्योहार है मैतेई समुदाय के लोग जो है चंद्र कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। इसे मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी स्पेशली जाना जाता है। और चेईरा ओबा जो है त्योहार, ये त्योहार अप्रैल में आता है। लोग जो है घरों को सजाते हैं और साफ करते हैं। इस दिन अप्रैल में स्पेशली मनाया जाता है। एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस त्योहार में लोग भगवान की पूजा करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं इस त्योहार में, जो कि ये है चेईरा ओबा त्योहार के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋचाओं की जो संख्या है कितनी है, तो 10,580 ऋचाएं देखने को मिलती है। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं हैं। ये ऋचाएं 10 में बटी हुई है। ऋग्वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कई सूक्तों में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ से आपकी बेसिकली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर राव केसीआर, है ना, चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है, तो भारत राष्ट्र समिति BRS से इनका संबंध है। चंद्रशेखर राव जिन्हें कि चंद्रशेखर राव के नाम से भी जाना जाता है, भारत राष्ट्र जो समिति है इसके संस्थापक और वर्तमान में नेता है। इससे पहले उनका पार्टी का जो नाम था ये था तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, है ना। अब BRS है, पहले TRS थी। तो भारत राष्ट्र समिति थी पहले, अब तेलंगाना राष्ट्र समिति है। वे तेलंगाना राज्य के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक है। क्लियर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी देश के प्रदर्शन में, यानी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय का गठन जो है 1953 में 1953 में किया गया था। यह संगीत नृत्य नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रसार के लिए स्थापित किया गया था। अकादमी का जो प्रबंधन है इसकी सामान्य परिषद में निहित है। और अरियाकुडी रामानुज अयंगर कराईकुडी साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी भारत के संगीत नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय अकादमी द्वारा दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ये 31 मई को हुई थी 1952 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आपको बना था। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया था, फिर भी हमने डाला है कि कुछ इस तरीके से आपका आई थिंक हो सकता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक चली थी, मुख्य रूप से इसमें किस पर जोर दिया गया, तो खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता पर इस पर जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों के विकास की स्थापित करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो नेतृत्व है ये कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया था। इस योजना ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके लोगों या उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है DPSP किसमें दिए गए हैं, है ना। तो ये भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक के बीच में आपको देखने को मिलता है। अगर भाग पूछा था तो ठीक है, आर्टिकल पूछा था तो वो भी पता चल चुका है। DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट ऑफ पॉलिसी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता है DPSP।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारत के जो भारतीय संविधान इसके भाग 4 में अनुच्छेद 56, 36 से 51 में देखने को मिलते हैं। ये सिद्धांत सरकार को मार्गदर्शन देने वाले दिशा निर्देश है ताकि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए नीति बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखे। ये होते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इनका उद्देश्य भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय और विकास लाना है और ये अधिक रूप से यानी कि विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते, यानी सरकार को इन्हें लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं किया जाता गया है, लेकिन ये एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और ये सिद्धांत देश के शासन के लिए अति दिशा निर्देश जो है तय करते हैं। ये सिद्धांत गैर न्याय संगत है, इसलिए अदालतें इन्हें लागू नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है कौन है? तो मोहम्मद शमी करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय तेज गेंदबाज है भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी। साल 2023 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 7 मैचों में कुल 24 विकेट चटकाए। तो विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद शमी 24 विकेट, एडम जांपा 23 विकेट, दिलशन मधुशंका 21 विकेट, जसप्रीत बुमराह 20 विकेट लिए। विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लिए थे, स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नीड टू बी डन टू कंजर्व वाटर, है ना? तो ये जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल। अब ये तो एक ऑप्शन हमने डाला है, बाकी आपको क्या ऑप्शन पर मिला था उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना था। यहाँ पर हमने लिस्ट दी है पूरी कि कौन कौन सी चीज़ें जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीके हैं। वर्षा जल संचय, वर्षा के पानी को एकत्रित करें और बागवानी या अन्य कार्यों में उपयोग करें। कम पानी उपयोग करने वाले उपकरण यानी कि लो फ्लो शावर हेड्स, है ना, ड्यूल फ्लश टॉयलेट और पानी बचाने वाले वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें। लीकों की मरम्मत करें, पानी से टपकते नल, है ना, नल से टपकते पानी और पाइप जो है इनकी तुरंत मरम्मत करें। स्मार्ट इरिगेशन प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें। पानी का पुनः उपयोग यानी सब्जियां धोने या बर्तन धोने के पानी का पुनः उपयोग करें। जागरूकता फैलाएं, जल बचाने के महत्व के बारे में परिवार और समुदाय में जागरूकता बढ़ाएं। ये कुछ टिप्स हैं जिनसे जल संरक्षण के लिए जो है जल संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीके ये हैं। आइए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दांतों की चिकित्सा में उपयोग होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में से कौन से विकल्प सही है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये सही है। बाकी दांतों की चिकित्सा में उपयोग होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया ये भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर अम्लगम, है ना, ग्लास आइनोनोमर सीमेंट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपोजिट रेजिन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन मिला होगा जहाँ तक सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो पुडुचेरी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ये पूछा जाए कि गरीबी दर सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप रहेगा। सबसे कम पूछा जाए तो पुडुचेरी रहेगा। दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी जो दर है सबसे कम है, जो 1.72% है। वही राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो रिपोर्ट है 2023, इसके अनुसार दादर और नगर हवेली, दमन और दीव जो है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी जो दर है सबसे अधिक है, यहाँ पर है 27.36%। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ये जो ई बुक है हमारी, इससे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न है सेम टू सेम पैटर्न पर हमने स्पेशली आप सभी के लोगों पर की डिमांड पर इसको प्रिपेयर किया है ना। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। डेमो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, ई बुक वाले सेक्शन में, वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी, जितनी भी आपकी एसएससी और रेलवेज की एग्जाम है। तो एक बार जाकर विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा डेमो। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आदर्श वाक्य कृणवंतो विश्वम आर्यम, इस दुनिया को महान बनाए के साथ बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है, जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। वे एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार
आंदोलन, आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फ्रॉम फिजिकल साइंस टू मैथमेटिक्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना था, फिजिकल से क्वेश्चंस, फिजिक्स से क्वेश्चंस बने थे, साइंस फिजिक्स साइंस से। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है, ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहते हैं। अब देखिए हमने एक तो आपको बताया था ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, क्लियर है। एक क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेदों के मंत्रों को क्या कहा जाता है। तो जहां तक पॉसिबिलिटी है एक ही क्वेश्चन आपका होगा, बट हमें अलग अलग तरीकों से बताया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं क्लियर बताने का। तो ऋग्वेदों के मंत्रों को जो कहा जाता है ऋचा, इनको बोला जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋचा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ऋग से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना होता है। ऋग्वेद में 10 मंडले, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं। तो ऋग्वेद में मौजूद ऋचा मंत्रों को पद्म में भी लिखा जाता है। ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता कहते हैं, और होत्र ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को वैदिक भाषा में लिखा गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या होता है। केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया कुल ऋण जो होता है ये होता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का मतलब केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया ऋण। ये ऋण सरकार के विकास बजट को, बेसिकली सरकार को के बजट को पूरा करने के लिए ये जो है लिया जाता है, सरकार के विकास बजट को पूरा करने के लिए इसको लिया जाता है। और सार्वजनिक ऋण को सरकारी ऋण, राष्ट्रीय ऋण, संप्रभु ऋण, सार्वजनिक हित के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये दादर और नगर हवेली रहेगी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई। दादर और नगर हवेली जो है इस पर कुल साक्षरता दर 77.24% है। यह भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। और साक्षरता के मामले में पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं से अधिक है। पुरुषों की साक्षरता 85.17% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता है 64.32%। तो आप देख सकते हैं कितना आपका डिफरेंस है दोनों में, है ना। यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। अब हम हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये एसएससी डीडी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये आरआरबी एनटीपीसी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है। सिर्फ 79 रुपीज़ की इनकी प्राइस है सभी की। स्पेशल ऑफर के थ्रू काफ़ी कम प्राइस में आप ले सकते हैं। स्पेशल ऑफर आपके लिए है लिमिटेड टाइम के लिए। तो लेटेस्ट पैटर्न वाली सारी की सारी एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। ये हमारी मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की, क्लियर है। हिंदी में पहला क्वेश्चन बना है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा। तो ये तलवार, खड़ग, असी, कृपाल, करवाल, खंजर, ये सभी जो है चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द है। गद्यांश आपका एक आया था जिसे 5 क्वेश्चन बने। रचनाएं से क्वेश्चन पूछा गया। विलोम शब्द आपके 2 पूछे गए। इसके अलावा पर्यायवाची भी आपका आया था। संज्ञा तत्सम से क्वेश्चन बनाए, तत्सम से बहुवचन आपका पूछा गया। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से एक क्वेश्चन है। मुहावरा भी आपका आया था, पैराजंबल आया था, एक शब्द से भी क्वेश्चन आपका बना है। ये टॉपिक आपके पूछे गए। मैथ्स में आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन है आपके। एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। औसत से 2 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री नहीं थी, डीआई भी नहीं था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ से 1 था। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 से, रेशियो से क्वेश्चन था। पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेन से आपका 2 क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर बात करें रीजनिंग में गाइस, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था आपका। एनालॉजी देखने को नहीं मिली, 5 से यानी डाइस से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी नहीं था। सिलोज में से 1 से 2 क्वेश्चन था आपका। सिलोज में कोडिंग डिकोडिंग 3 थी। मिरर इमेज से क्वेश्चन बना था। काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन बना। मेसिंग नंबर से क्वेश्चन बना। फिगर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। वर्ड फॉर्मेशन नहीं था, आकृति भी नहीं थी। सिमिलर सेट भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष पूछा गया। और पजल से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। तो हमने आपको ऑल जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए सारे लगभग कवर करने की आपकी कोशिश की है, क्लियर है। जो भी था हमने आपको पूरा बताने में आपकी हेल्प की है। बाकी आप भी अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप लोगों का एग्जाम कब है कब नहीं है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सबसे पहले लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाइए। हमने लिख रखा है वहाँ पर कि आपकी एग्ज़ाम कब है, यहाँ से बताएं। तो आगे वो जो लिंक आपको दे रखी है गूगल फॉर्म की, उस पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम किस दिन, किस तारीख को, किस शिफ्ट में है ना। पूरी चीज़ें वहाँ पर है, तो आप जाइए जरूर से बताइएगा ताकि हम आपकी और अधिक से अधिक हेल्प कर पाएँ, क्लियर है। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर चेकआउट करिएगा, क्योंकि जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल रहा है। तो आप जाकर खुद भी चेकआउट कर सकते हैं।
है ना। ये ई बुक है हमारी जो कि एमपी मतलब जीके के लिए स्पेशल है, जीके और जीएस के लिए। तो जाकर आप इसके बारे में भी डिटेल वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एसएससी रेलवेज की एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ये, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट टीसीएस का जो अभी वर्तमान में कंटेंट आ रहा है, जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी ये आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। तो आप एक बार जाकर भी खुद हूबहू चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।